हेलो साथियों, वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। आप सभी का स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल गुरुकुल एग्जाम में। चलिए साथियों, आज के पहले शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को आपको बताते हैं कि किन किन प्रश्नों को आज पूछा गया था। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना। चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न था द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो द्वितत्व सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे साथियों वो थे आपके स्पीयरमैन। कौन थे साथियों? स्पीयरमैन। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर। जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे तो वो है साथियों स्पीयरमैन। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा गया था, एक प्रश्न था कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोविज्ञान ने स्थापित की है। तो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस वैज्ञानिक ने स्थापित की है, उनका नाम था वुड। क्या नाम था साथियों? वुड। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी वाला। आइए साथियों, आगे प्रश्न में पूछा गया था 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये किया गया था अल्फ्रेड बिने द्वारा। किसके साथ साथियों? अल्फ्रेड बिने द्वारा। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी वाला। आगे आपसे पूछा गया था मनोवैज्ञानिक वाइगोट्स कहाँ के थे। तो ये जो मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाइगोट्स, इनका जो स्थान था वो था आपका साथियों रूस। कौन था साथियों? रूस। तो राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए आगे आपसे पूछा गया था व्यावहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। ये कथन किसका था? तो व्यावहारिक बुद्धि का अर्थ कि बुद्धि संस्कृत का उत्पाद होती है, ये जो कथन था साथियों ये था आपका किसका था? स्टर्न वर्ग का। किसका साथियों? स्टर्न वर्ग का। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, आ जाइए आगे साथियों। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपसे पूछा गया था विभेदक परीक्षण का उपयोग किस वैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया था। तो किस विभेदक परीक्षण का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया था? ये किया था साथियों जे.एम. ओझा ने। किसने साथियों? जे.एम. ओझा ने। तो राइट आंसर आप सभी का डी बिल्कुल सही आंसर था। आगे आपसे पूछा गया था किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है। तो किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मेरे प्यारे मित्रों, इसको हम कहते हैं आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता। क्या साथियों? आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता। तो राइट आंसर आप सभी का था ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, चलिए आ जाइए साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया था कि ब्रह्म में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है। ब्रह्म में आत्मा, तो दोस्तों ब्रह्म में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है, यानी कि शुरुआत में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है? उस शास्त्र का नाम होता है दर्शन शास्त्र। किसका साथियों? दर्शन शास्त्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। ठीक है, आ जाइए साथियों अगले प्रश्न पर। बहुत अच्छा प्रश्न था, पूछा गया था किसका अभिप्रिय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है। किसका अभिप्रिय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? इनका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा आत्मनियंत्रण। क्या साथियों? आत्मनियंत्रण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आत्मनियंत्रण हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आ जाइए साथियों आगे पूछा गया था किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। बहुत अच्छा प्रश्न था। इस प्रश्न का राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी वाला आत्म प्रबलन। क्या साथियों? आत्म प्रबलन। तो करेक्ट आंसर आपका डी था। चलिए आगे आपसे पूछा गया था किस परीक्षण में 10 मसीलक्ष्य यस्याई धब्बे होते हैं। किस परीक्षण में मसीलक्ष्य यस्याई के धब्बे होते हैं उनको हम कहते हैं साथियों क्या? रोसो परीक्षण। क्या साथियों? रोसो परीक्षण। तो आपका राइट आंसर क्या था? रोसो परीक्षण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। प्यारे मित्रों आगे आपसे पूछा गया था व्यक्तियों के, ध्यान से नोट करिएगा, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारी में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा प्रश्न था। व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है?
प्रश्न नंबर जो आपका 12 है, इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी वाला 50 से 70 तक। कितने साथियों? 50 से 70 तक। ठीक है, आइए साथियों आगे पहुंचा गया था पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन। ध्यान से सुनना, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? तो पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? ये आपकी हो जाएगी क्रेपलिन। क्या साथियों? क्रेपलिन। आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर क्या था साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी वाला। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, ये वाला। चलिए आइए मित्रों आगे बहुत पूछा गया था फादर ऑफ मेडिसिन। ध्यान से नोट करिएगा, फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है प्यारे मित्रों? ये जाना जाता है अरस्तु को। किसको साथियों? अरस्तु को। ठीक है, चलिए आ जाइए साथियों आगे। आगे आपसे पूछा गया सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले? तो सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले थे? ये आपके मिले थे 10वीं से 12वीं तक। किसके साथियों? 10वीं से 12वीं तक। तो आपका राइट आंसर था डी वाला। चलिए आ जाइए साथियों, मन, ध्यान से नोट करिएगा, मन स्नायु प्रकृति के रोग का लक्षण आपसे पूछा गया था। मन स्नायु प्रकृति के रोग का लक्षण आपसे पूछा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि आशंका। क्या साथियों? आशंका इस प्रश्न का सही आंसर था। चलिए आगे पूछा गया था प्रश्न नंबर 18 में कि छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर था उदाहरण देकर। क्या साथियों? उदाहरण देकर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे पूछा गया था अधिगम का शिक्षा में योगदान आपसे पूछा था। तो अधिगम का शिक्षा में ये योगदान होता है मित्रों, वो आपका होता है, एक तो होता है व्यवहार परिवर्तन में, और दूसरा होता है नवीन अनुभव प्राप्त करने में, तीसरा होता है संयोजन में। तो आपका राइट आंसर था ये सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था थकान का कारण नहीं है। थकान का कारण नहीं है, ये पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न था। तो ये था आपका विश्राम। क्या था? विश्राम जो है वो थकान का कारण नहीं है। अगर आप साथियों विश्राम करेंगे, आराम करेंगे, तो आपको थकान होगी? नहीं होगी। निरंतर कार्य करेंगे, थकान होगी। शिक्षण विधियां करेंगे, थकान होगी। अपर्याप्त रोशनी होगी तो थकान होगी। लेकिन विश्राम जो है वो थकान का कारण नहीं होता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कैसे लगे बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर प्यारे मित्रों पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन ऑन भी कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो साथियों, वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। चलिए साथियों, आज दोस्तों सेकंड पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए। तो प्लीज़ आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को एक बार मित्र सभी छात्र लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसको दबाकर हमारे चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलिए आज पहले प्रश्न में पूछा गया था, जो बालक स्कूल के जीवन के माध्यम में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था पिछड़ा बालक, दूसरा ऑप्शन था मानसिक रूप से मंद बालक, तीसरा ऑप्शन था समयात्मक बालक, चौथा ऑप्शन था मादक द्रव्य का सेवन करने वाला बालक। तो जब साथियों जो बालक स्कूल के जीवन में माध्यम में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा में कार्य करता है, तो उसको हम मानसिक रूप से मंद बालक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मानसिक रूप से मंद बालक। ठीक है, चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न पर। एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक शिक्षक यानी कि एक टीचर को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? जब आप साथियों पहली बार स्कूल में जाएंगे तो एक अध्यापक आपके साथ आपके प्रति कैसा व्यवहार करेगा, इसके बारे में ये प्रश्न में पूछा गया है। तो प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, नोट करते चलना। चलिए साथियों
हमने टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई छात्र इसकी पीडीएफ चाहता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम से जुड़ जाना और इस वीडियो की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए आगे पूछा गया था, शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? क्योंकि भ्रमण के स्थान के प्राप्त ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है, स्थिर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, ठीक है। आ जाइए अगले प्रश्न पर। पूछा गया, किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है। किसी बालक की वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? यानी कि आपकी जो आयु है बच्चे की, बालक की आयु कितनी है? 8 वर्ष है, लेकिन उसकी मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष है। तो उसकी बुद्ध लब्धि आपसे पूछी गई है, तो उसकी मेरे प्यारे मित्रों कितनी होगी? 150 होगी। तो आपका राइट आंसर ए, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए मित्रों आगे। अब आगे आपसे पूछा गया, प्राथमिक कक्षाओं में, ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरसत्ता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वह, बहुत अच्छे प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर जो आपका 5 है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा खेल और मनोरंजन नीति। क्या साथियों? खेल और मनोरंजन नीति। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे मित्रों, ठीक है। आगे पूछा गया था, क्रियात्मक अनुसाधन का प्रमुख कार्य आपसे पूछा गया था। क्रियात्मक अनुसाधन का प्रमुख कार्य आपसे पूछा गया था। प्रश्न नंबर 6 का जो सही आंसर आएगा वो आएगा स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। क्या साथियों? स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझिएगा कि एक शोधकर्ता या खोजकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान वो प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे। प्रश्न को दोबारा समझेंगे। एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? सी वाला, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर जो आपका 8 है उसको पढ़िएगा। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता। तो संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की प्रमुख विशेषता जो है, मुख्य विशेषता जो है वो है आपकी उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव। क्या साथियों? उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 9 पर, निम्नलिखित रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि ये आपके पहला जो था वो था ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग, संज्ञात्मक और मनोप्रेरणा। यहाँ पर एक प्रश्नवाचक का चिन्ह था, तो यहाँ आपसे पूछा गया था यहाँ पर क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर, एक मिनट, चलिए इस प्रश्न का राइट जो आंसर आएगा मित्रों वो आपका आएगा, नोट करते चलना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा भावात्मक। क्या साथियों? यहाँ पर क्या दे रखा है, एक तो ध्यान से नोट करेंगे कि ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग संज्ञात्मक होनी चाहिए, मनोप्रेरणा होनी चाहिए और भावात्मक होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? भावात्मक, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए मित्रों आगे, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसाधन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसाधन से संबंधित है? तो मेरे प्यारे मित्रों ये आपका हो जाएगा, एक तो परंपरागत चिंतन, दूसरा विकेंद्रीय चिंतन, तीसरा हो जाएगा वैज्ञानिक चिंतन। तो आपका राइट आंसर होगा, यानी कि तीनों विकल्प जो है मेरे मित्रों आपके सही हो जाएंगे, यानी कि ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आइए मित्रों आगे पूछा गया, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है वो मेरे प्यारे मित्रों होता है 11 वर्ष की आयु में। क्या साथियों? 11 वर्ष की आयु में। आगे आपसे पूछा गया, किसने कहा था, ये कथन किसका था, ये पूछा गया था। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। मेरे प्यारे मित्रों राइट आंसर नोट कर लेना, ये है टॉयलर द्वारा। किसके द्वारा साथियों? टॉयलर। एक मिनट इंतजार करेंगे। टॉयलर मतलब टॉयलर, ठीक है।
तो किस ऑप्शन में टॉयलर? ऑप्शन नंबर ए में। प्यारे मित्रों राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए मित्रों आगे, सीखने की खेल विधि उपयोगी, सीखने की खेल विधि उपयोगी होती है किस अवस्था में? मेरे प्यारे मित्रों सीखा किस अवस्था में जाता है ये आप सभी जानते होंगे, ये आपका कोई भी इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा। बाल्य अवस्था। क्या साथियों? बाल्य अवस्था में क्या होता है? सीखने यानी कि खेल की विधि उपयोगी होती है। ठीक है। आइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? चार ऑप्शन थे मेरे मित्रों। पहला ऑप्शन था प्रश्नावली, साक्षात्कार, मत सूची, ये सभी। तो कभी भी मैं आपको ये बता दूं कि आप पेपर दे रहे हो तो ये प्रश्न या जो आ जाए ये सभी, तो मैक्सिमम प्रश्नों में यही होता है कि ये सभी आपके आंसर क्या होते हैं? सही होते हैं। तो प्रश्न वाली, मत सूची, साक्षात्कार, ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे साथियों। कैसे लगे आपको हमें कमेंट में बताना है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है। चलिए, तो वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना। ठीक है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ना, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे टेलीग्राम का, तो जाकर जुड़ जाना। ठीक है। हमारे टेलीग्राम का नाम भी गुरुकुल एग्जाम ही है। ठीक है। सभी को थैंक्स ऑफ वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। चलिए साथियों, आज पहले शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए, तो प्लीज़ आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना। आज का पहला प्रश्न था साथियों, जो बालक स्कूल के जीवन के माध्यम में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा कार्य करने में असमर्थ हो वह क्या कहलाता है? तो प्यारे मित्रों, वह जो कहलाता है वो एक प्रकार से क्या कहलाता है? मानसिक रूप से मंद बालक। क्या साथियों? मानसिक रूप से मंद बालक कहलाता है। ठीक है। चलिए, आगे आपसे एक प्रश्न था कि एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? वो करना चाहिए साथियों, ध्यान से नोट करिएगा, कि बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा। क्या साथियों? बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा। तो आपका राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर जो सी था वो सही आंसर था। आगे आपसे पूछा गया था कि शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? क्योंकि क्या होता है, भ्रमण के स्थान को प्राप्त करना, मतलब भ्रमण के स्थान के प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। क्या साथियों? भ्रमण के स्थान के प्राप्त ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है। ठीक है। आगे आपसे पूछा गया था कि किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उससे उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? तो किसी बालक की वास्तविक जो आयु है साथियों वो 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी जो बुद्धिलब्धि होगी वो होगी साथियों आपकी 150। कितनी? 150। तो राइट आंसर 150 हो जाएगा। आगे पूछा गया था प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरसता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए, वह क्या है? तो प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरसता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वह खेल और मनोरंजन नीति है। क्या साथियों? खेल और मनोरंजन नीति है। आगे आपसे पूछा गया था क्रियात्मक अनुसाधन का वो प्रमुख कार्य आपसे पूछा गया था, तो आपको बता दें क्रियात्मक अनुसाधन का जो प्रमुख कार्य है वो है आपका साथियों स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। क्या साथियों? स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। आगे पूछा गया एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसाधन प्रस्ताव में शामिल मतलब सम्मिलित नहीं करेंगे? तो वो आपका होता है अनुसाधन के लिए मूल विस्तृत व्याख्या। क्या साथियों? अनुसाधन के लिए मूल विस्तृत व्याख्या आपका सही आंसर था इस प्रश्न का। आगे आपसे पूछा गया था एक बहुत अच्छा प्रश्न था, कई बार रिपीट होता है, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की प्रमुख विशेषता आपसे पूछी थी। तो संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की प्रमुख जो विशेषता है वो है उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव। क्या साथियों? उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव। तो आपका राइट आंसर ए था। आगे पूछा गया था निम्नलिखित
रिक्त स्थानों के लिए सही उत्तर का चयन करें। बहुत अच्छा प्रश्न था। एक प्रश्न आपके लिए था कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों के लिए सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर था ब्लूम्स डोमान्स ऑफ लर्निंग, संज्ञात्मक, मनोप्रेरणा। ठीक है, उसके बाद आपका जो सही आंसर इस प्रश्न का बैठेगा वो आपका बैठेगा, नोट कर लेना, वो बचेगा भावात्मक। यहाँ पर क्या आएगा साथियों, भावात्मक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। चलिए आगे आपसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसाधन से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसाधन से संबंधित है, तो वो है आपका, नोट कर लेना, एक तो परंपरागत चिंतन हो जाएगा, विकेंद्रीय चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन। ये आपका राइट आंसर डी, यानी कि ये तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे पूछा गया तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है वो आपका होता है 11 वर्ष की आयु में। क्या साथियों, 11 वर्ष की आयु में। ठीक है, आ जाइए आगे। पूछा गया था, ये किसने कहा था कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, तो ये पड़ती है आप सभी के लिए ट्रोलर द्वारा। किसके साथियों, टायलर द्वारा। तो आपका राइट आंसर ए था। सीखने की खेल विधि उपयोगी, सीखने की खेल विधि उपयोगी होती है, ये कौन सी अवस्था में, तो ये बाल्यावस्था हो जाएगी। ठीक है, चलिए कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है, तो मूल्यांकन की प्रविधि ये तो आप सभी जानते हैं, ये होगी एक तो प्रश्न वाली, साक्षात्कार और मत सूची। तो राइट आंसर डी था। ठीक है, तो आप सभी का राइट आंसर डी था। ये प्रश्न काफ़ी इंपोर्टेंट थे, आने वाले समय में पूछे भी जा सकते हैं, तो सभी छात्र इन प्रश्नों को नोट करते चलेंगे। पीडीएफ की आपको ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ेंगे, टेलीग्राम का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर सभी छात्र जुड़ जाना और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लेना। ठीक है, और चैनल को पहली बार आएँ तो चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वेलकम टू आयुषी। चलिए साथियों, आज दोस्तों सेकंड पेपर में जिन प्रश्नों को पूछा गया है उन प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आएँ, तो प्लीज़ आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न में आप पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइटोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच सही संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। तो कौन करता है प्यारे मित्रों, ये करता है विकास प्रक्रिया की अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। क्या साथियों, विकास जो प्रक्रिया होती है वो अधिगम प्रक्रिया से क्या रह जाती है, पीछे रह जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो था वो इस प्रश्न का सही आंसर था। पूछा गया था साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। तो कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख जो आलोचना है साथियों वो है आपकी, कोलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता, मतलब नैतिक तार्किकता में संस्कृत विविधताओं को महत्व नहीं दिया। तो ये क्या साथियों, एक प्रमुख आलोचना है, किसके द्वारा, कोलबर्ग के द्वारा। तो राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया था, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा या कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन नंबर क्या साथियों, वो करेगी इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था। आ जाइए साथियों आगे पूछा गया था, गार्डन के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह क्या हो सकता है। तो वह साथियों हो सकता है अंत व्यक्तित्व। क्या साथियों, अंत व्यक्तित्व। आगे पूछा गया था आपसे मित्रों कि वाइटोस्की तथा पियाजे परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता क्या थी। वाइटोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता क्या थी, ये पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर था मित्रों वो था आपका भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। क्या साथियों, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो आपका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी वाला। आगे आपसे पूछा गया था मित्रों, नोट करते चलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके
अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है साथियों वो आपका हो जाएगा, 4 ऑप्शन थे लेकिन सही जो आंसर आएगा वो आपका ये वाला आएगा कि सभी लड़कियां में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। आ जाइए साथियों आगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक अध्यापिका ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह क्या करेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो प्यारे मित्रों आंसर आएगा मैं आपको बता दूं क्या आएगा। वो आएगा अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना। तो आपका राइट आंसर बी था। चलिए आगे आपसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 8 में कि कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि, ये पूछा गया था। तो सबसे श्रेष्ठ जो विकल्प होगा साथियों इस प्रश्न का वो आपका हो जाएगा विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता हो। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही तर्क होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि बच्चों ने अभी तक संकल्पात्मकता स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चलिए तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज पूछे गए थे परीक्षा में। कैसे लगे कमेंट में बताइएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन जरूर दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर जो है वो किस चीज को सीखता है? बहुत अच्छा प्रश्न था साथियों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वो था इंद्रियों का प्रयोग करना। क्या साथियों? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीन पियाजे के अनुसार जन्म से पहली अवस्था लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चे जो सबसे बेहतर सीखता है वो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया था मित्रों कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो आपका होता है मित्रों वो होता है आपका किशोर अवस्था के दौरान। कौन सा साथियों? किशोर अवस्था के दौरान। तो करेक्ट आंसर आप सभी का था ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आ जाइए आगे। आगे पूछा गया था आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना जो आपका माना जाता है मित्रों वो माना जाता है स्थिर। क्या मित्रों? स्थिर, यानी कि जटिल। आगे पूछा गया था सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित हो और सीखने के सिद्धांत से समृद्ध हो तो वो कहलाता है मित्रों व्यवहारीवादी। क्या साथी? व्यवहारवादी। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? वो करता है साथियों, नोट करते चलेंगे सभी छात्र, वो करता है विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तो करेक्ट आंसर आप सभी का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मित्रों। ठीक है, सभी छात्र ध्यान से नोट करते चलेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे सभी छात्र। चलिए प्रश्न नंबर 6 पर आइए मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है? प्रश्न नंबर 6 का आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर। क्या मित्रों? ये हमेशा सफल होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? ये हमेशा क्या होते हैं? सफल होते हैं। ठीक है, आ जाइए मित्रों आगे। आगे बहुत अच्छा प्रश्न आप सभी के लिए पूछा गया था कि एक शिक्षक अपने कक्ष को
यानी कि कक्षा को, एक शिक्षिका अपने कक्षा को प्रतिभागी बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से उसको क्या नहीं करना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर मैं इस प्रश्न के उत्तर की बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। चलिए, छोटे शिक्षार्थियों में से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई इसका नहीं है, ये पूछा गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथियों, और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट भी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। क्या मित्रों, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मित्रों। आ जाइए आगे। शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है, वो करता है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी वाला। आ जाइए मित्रों आगे। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। चलिए प्रश्नों को दोबारा पढ़ते हैं और समझते हैं कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर था व्यवहार का अध्ययन सीखना। व्यवहार का अध्ययन सीखना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछा गया सिद्धांत के रूप में रचनावाद। सिद्धांत के रूप में रचनावाद आपसे पूछा था। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर नोट करिएगा। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो, बताइए, पूछा गया है सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो क्या काम करता है, ये पूछा गया था प्रश्न के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो वो करता है पर्सर्व यानी कि लेटल, चिंतन और समस्या में अच्छा समाधान करने वाला। दोबारा प्रश्न को समझिए, इंपॉर्टेंट है, कुछ छात्रों के समझ में नहीं आएगा। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पर्सर्व, लेटल, चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। ठीक है, यानी कि बेहतर हो। ठीक है, तो राइट आंसर इसका था ऑप्शन नंबर बी वाला। आगे मित्रों पूछा गया था अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, ये आपसे पूछा गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था मित्रों वो था बौद्धिक विकास। क्या साथियों, बौद्धिक विकास इस प्रश्न का राइट आंसर था। ठीक है, आ जाइए साथियों आगे। आगे आपसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 14 में व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में भिन्न होते हैं, किस चीज में होते हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से जो भिन्न होते हैं यानी कि अलग होते हैं, वो आपके होते हैं विकास की दर से। क्यों साथियों, विकास की दर जो होती है वो हर एक शिक्षार्थी की अलग होती है, यानी कि भिन्न मतलब अलग, डिफरेंस। ठीक है, चलिए आ जाइए साथियों प्रश्न नंबर 15 पर। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न था ये प्रश्न में, कि पूछा गया था कि बच्चों को, ध्यान से नोट करेंगे, कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये कथन किसका था, या ये कथन किसको प्रदर्शित करता है। तो मित्रों ये जो करता है प्रदर्शित, वो करता है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता का जो कथन है मित्रों, वो कहता है कि सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका बी है मित्रों, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाइए आगे। प्रश्न पूछा गया है कि इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, इससे आप क्या समझेंगे, बताइए। इरफान जो है एक व्यक्ति है, वो खिलौनों को तोड़ता है और उसके अंदर जो पार्ट्स यानी कि पुर्जे होते हैं उनको अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे, बताइए। बिल्कुल, तो ये क्या होता है, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रस्तुत करेगा और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेगा। दोबारा पढ़िएगा प्रश्न को, कि जिसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करके
और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित यानी कि दौड़ाएगा, काम को करेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 पर आइए मित्रों। पूछा गया है कि बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। एक बच्चा है, उसके सिद्धांत को समझने के लिए एक शिक्षक यानी कि एक टीचर, अध्यापक की सहायता क्या चीज करती है? ये आप पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर जो है वो किस चीज को सीखता है? बहुत अच्छा प्रश्न था साथियों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वो था इंद्रियों का प्रयोग करना। क्या साथियों? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीन पियाजे के अनुसार जन्म से पहली अवस्था लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चे जो सबसे बेहतर सीखता है वो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया था मित्रों कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो आपका होता है मित्रों वो होता है आपका किशोर अवस्था के दौरान। कौन सा साथियों? किशोर अवस्था के दौरान। तो करेक्ट आंसर आप सभी का था ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आ जाइए आगे। आगे पूछा गया था आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना जो आपका माना जाता है मित्रों वो माना जाता है स्थिर। क्या मित्रों? स्थिर यानी कि जटिल। आगे पूछा गया था सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित हो और सीखने के सिद्धांत से समृद्ध हो तो वो कहलाता है मित्रों व्यवहारीवादी। क्या साथी? व्यवहारवादी। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? वो करता है साथियों, नोट करते चलेंगे सभी छात्र, वो करता है विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तो करेक्ट आंसर आप सभी का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मित्रों। ठीक है, सभी छात्र ध्यान से नोट करते चलेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे सभी छात्र। चलिए प्रश्न नंबर 6 पर आइए मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है? प्रश्न नंबर 6 का आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर। क्या मित्रों? ये हमेशा सफल होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? ये हमेशा क्या होते हैं? सफल होते हैं। ठीक है, आ जाइए मित्रों आगे। आगे बहुत अच्छा प्रश्न आप सभी के लिए पूछा गया था कि एक शिक्षिका अपने कक्ष को यानी कि कक्षा को एक शिक्षिका अपने कक्षा को प्रतिभागी बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से उसको क्या नहीं करना चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर मैं इस प्रश्न के उत्तर की बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? चलिए, छोटे शिक्षार्थियों में से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई इसका नहीं है? ये पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथियों, और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट भी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। क्या मित्रों? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मित्रों। आ जाइए आगे। शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है, वो करता है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी वाला। आ जाइए मित्रों आगे। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? चलिए प्रश्नों को दोबारा पढ़ते हैं और समझते हैं कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर था व्यवहार का अध्ययन सीखना। व्यवहार का अध्ययन सीखना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछा गया सिद्धांत के रूप में रचनावाद। सिद्धांत के रूप में रचनावाद आपसे पूछा था। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर नोट करिएगा।
दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो, बताइए, पूछा गया है सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो क्या काम करता है, ये पूछा गया था प्रश्न के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो वो करता है पार्श्व यानी कि लेटल चिंतन और समस्या में अच्छा समाधान करने वाला। दोबारा प्रश्न को समझिए, इंपॉर्टेंट है, कुछ छात्रों के समझ में नहीं आएगा। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व लेटल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। ठीक है, यानी कि बेहतर हो। ठीक है, तो राइट आंसर इसका था ऑप्शन नंबर बी वाला। आगे मित्रों पूछा गया था अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, ये आपसे पूछा गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था मित्रों वो था बौद्धिक विकास। क्या साथियों, बौद्धिक विकास इस प्रश्न का राइट आंसर था। ठीक है, आ जाइए साथियों आगे। आगे आपसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 14 में व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में भिन्न होते हैं, किस चीज में होते हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से जो भिन्न होते हैं यानी कि अलग होते हैं, वो आपके होते हैं विकास की दर से। क्यों साथियों, विकास की दर जो होती है वो हर एक शिक्षार्थी की अलग होती है, यानी कि भिन्न मतलब अलग, डिफरेंस। ठीक है, चलिए आ जाइए साथियों प्रश्न नंबर 15 पर। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न था ये प्रश्न में, कि पूछा गया था कि बच्चों को, ध्यान से नोट करेंगे, कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये कथन किसका था, या ये कथन किसको प्रदर्शित करता है। तो मित्रों ये जो करता है प्रदर्शित, वो करता है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता का जो कथन है मित्रों, वो कहता है कि सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका बी है मित्रों, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाइए आगे। प्रश्न पूछा गया है कि इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, इससे आप क्या समझेंगे, बताइए। इरफान जो है एक व्यक्ति है, वो खिलौनों को तोड़ता है और उसके अंदर जो पार्ट्स यानी कि पुर्जे होते हैं उनको अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे, बताइए। बिल्कुल, तो ये क्या होता है, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रस्तुत करेगा और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेगा। दोबारा पढ़िएगा प्रश्न को, कि जिसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करके और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित यानी कि दौड़ाएगा, काम को करेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 पर आइए मित्रों। पूछा गया है कि बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। एक बच्चा है, उसके सिद्धांत को समझने के लिए एक शिक्षक यानी कि एक टीचर, अध्यापक की सहायता क्या चीज करती है, ये आप